ये देखिएगा, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने जो टोटल टोटल मान लीजिए हमने 5 सेकंड का हमारा मोशन हुआ, तो हम ये कहेंगे कि 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड में टोटल हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में मैं टी की जगह 5 डाल दूंगा वैल्यू, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 5 सेकंड में मैंने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा, या कितना टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो एक तो ये चीज होती है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस तरह से बोला जाए, जैसे मान लो ये है, ये हमारी कोई स्ट्रेट रोड है, और ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ये ओरिजिन था, है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब हमसे ये कहा जाए कि आप जो है, आप टोटल 5 सेकंड में कितना ट्रैवल करा आपने, तो आप ये बोलेंगे कि 5 सेकंड में हमने मान लीजिए 10 मीटर ट्रैवल करा। तो वो आपसे ये पूछे कि आप सिर्फ ये बताइए कि आप 5वें सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा। ठीक है, तो आप ये देखो कि जैसे मान लो ये हो गया 7, 8, 9 और 10। आपसे ये बोला जाए कि यहाँ तक ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब आपने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। डिस्प्लेसमेंट हमारा दे रखा है, जो स्टैंडर्ड यूनिट जो एसआई यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो मीटर होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मान लीजिए हमको मीटर दे दी है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि टाइम भी दे रखा है मुझे, तो टाइम की बात करें तो टाइम भी यही बना लो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर में, और इधर टाइम ले रहा हूं मैं सेकंड्स में। अच्छा, तो ये ऐसा हो गया कि भाई शुरुआत का जो 1 सेकंड है उसमें मैंने 2 मीटर ट्रैवल करा, फिर फिर मैंने टोटल 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करा, 4 मीटर, फिर 3 सेकंड में कितना टोटल ट्रैवल करा, 6 मीटर। तो इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल 5 सेकंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ आप ये बताइए कि 5वें सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा, तो 5वें सेकंड का मतलब ये है कि वो 4th सेकंड से और 5th सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें आपने कितना ट्रैवल करा। देखो, मैं अब जो मोशन की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे मोशन में जैसे यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इससे जो आपको समझ में आता है, तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। रीजन, भाई 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, 4 सेकंड में 8 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन अगर मैं करूंगा तो 2 मीटर पर सेकंड मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आप ये देखिएगा, अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करा, 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी होता है, तो 2/1 2 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर अगर मान लीजिए हम 2 सेकंड की बात करें तो 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करा, 4 मीटर, तो 4/2 कितना हो जाएगा, वो भी 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 6 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल करा, 3 सेकंड्स में, तो 6/3 करेंगे, वो भी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ेगी भी, स्पीड कम भी होगी, मतलब स्पीड लगातार वेरी करेगी। जब स्पीड वेरी करती है तो उसी कंडीशन को मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ।
तो ये तो मैंने आपको एक जनरल केस बताया। तो आपको अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ये बताओ 5वें सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा, तो 5वां सेकंड का मतलब ये है कि आपने इस टाइम ड्यूरेशन में 4 सेकंड से 5 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में आपने कितना ट्रैवल करा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये कहोगे S5 ये हो जाएगा बेटा एस फिफ्थ। एस फिफ्थ का मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 5वें सेकंड में कितना ट्रैवल करा। तो सिर्फ और सिर्फ 5वें सेकंड में कितना ट्रैवल करा ये कैसे पता चलेगा, आप यहां से लेकर और यहां तक कि टोटल 5 सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा, ये वैल्यू निकाल दोगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स के 5 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट आपने करा, माइनस आप क्या करोगे यहां से लेकर यहां तक कि टोटल 4 सेकंड्स में आपने कितना ट्रैवल करा। तो अगर मैं S5 माइनस S4 कर दूं तो मेरे पास सिर्फ इतना वाला आ जाएगा कि आपने सिर्फ 5वें सेकंड में यानी कि S फिफ्थ आ जाएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। बताइए जी, ये समझ में आ गया सबको फंडा ये वाला, ये सभी को क्लियर है। यस सर। बताइए ध्रुव। सर एक बार दोबारा करा दीजिए। दोबारा बता देता हूँ, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि 5वें सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा, सिर्फ 5th सेकंड में। देखो जो मैं टोटल डिस्टेंस निकालता हूँ, हमने एक फॉर्मूला कल डिराइव करा था, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे ये दे रखा होगा, टाइम की वैल्यू दे रखी होगी किसी भी क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू दे रखी होगी कि भाई 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड है ना, या 4 सेकंड या 9 सेकंड, टोटल आपका टाइम टेकन इतना है। तो अगर आपको टाइम दे रखा है तो आप टाइम की वैल्यू यहाँ डालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे बोलते हैं कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में ही आप बताओ, पर्टिकुलर सेकंड में ही आप बताइए कि उस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने अपने घर से चलना शुरू करा, तो मान लो हम 10 सेकंड में थोड़ी दूरी पर पहुंच गए, तो आपसे कोई बोले कि नहीं 9th सेकंड में बताओ कि 9th जब आपने घर से डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना शुरू करा, तो क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी भी कम भी होगी, किसी जगह पर बहुत तेज स्पीड हो जाएगी, किसी जगह पर आप ब्रेक भी लगाओगे। अगर सामने स्पीड ब्रेकर आता है तो आप ब्रेक भी लगाएंगे, यानी कि आपकी वेलोसिटी किसी किसी इंस्टेंट पर जीरो भी हो जाएगी। तो आप तो मुझे ये बताओ कि आपने 9th सेकंड में कितना ट्रैवल करा। तो 9th सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा कैसे पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा आपने 9 सेकंड्स में, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा आपने 8 सेकंड्स में। तो 9 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा था उसमें से 8 सेकंड वाला डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 और 9 के बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, वही चीज है कि 5वें सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा, एग्जैक्टली 5th सेकंड में कितना ट्रैवल करा। तो टोटल 5 सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा, उसमें से टोटल 4 सेकंड में कितना ट्रैवल करा, S5 माइनस S4 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कि आपने एग्जैक्टली 5th सेकंड में कितना ट्रैवल करा। बताइए समझ गए आप। यस सर। और अगर मैं इसी को जनरलाइज करना चाहूँ, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 5th है, इसी तरह से हमसे ये भी पूछा जा सकता है भाई 6th सेकंड में बताओ। तो जैसे 5th का बताया था S5 माइनस S4, ऐसे 6th का क्या हो जाएगा S6 माइनस S5। फिर टोटल 6 सेकंड में कितना ट्रैवल करा, माइनस टोटल 5 सेकंड में कितना ट्रैवल करा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा कि एग्जैक्टली 6th सेकंड में कितना ट्रैवल करा। तो अगर मैं जनरलाइज्ड एक एक्सप्रेशन बनाऊं तो ये आ जाएगा SNF इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये समझ में आता है सबको। यस सर।
एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। अब आप n की वैल्यू कुछ भी डालो, n की वैल्यू अगर आपने 10 डाल दी तो s 10 आ जाएगा। फिर 10 सेकंड में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो n की जगह 10 डाला तो यहाँ बन जाएगा s10, n की जगह 10 डाला तो यहाँ बन जाएगा s9। ये s10 में से s9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वो वैल्यू आ जाएगी जो आप पूछ रहे हैं, s10 आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। अब हम ये कहते हैं कि ये जो पूरी आपको कहानी समझाई है, इससे मेरे काम की चीज ये निकल कर आती है बस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करूंगा। आप कहेंगे कि हमको तो 3 ही इक्वेशन पता है, ये फोर्थ कहाँ से आ गई, तो बताता हूँ अभी फोर्थ इक्वेशन क्या है और उसको डिराइव किस तरह से करना है। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ये है क्या, सबसे पहले तो ये देखेंगे। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस a अपॉन 2 और ब्रैकेट में n माइनस वन, u प्लस a अपॉन 2 और ब्रैकेट में n माइनस वन। ये होती है हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, ये होती है हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इस फोर्थ इक्वेशन को किस तरह से डिराइव करेंगे, ये बेसिक फंडा आप आसानी से समझ चुके हैं अभी, लेकिन अभी आपको बस नॉर्मली थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। तो हम ये कहेंगे कि एज we know that from second equation, as we know that from second equation of motion, distance traveled in t seconds, कि टोटल t सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा हमने, ये हम डिराइव कर चुके हैं। ये होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो t सेकंड्स में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं उसको आप बोल दीजिए st। हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन वो होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें क्या समझ में आता है कि हमने टोटल t सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में t लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सबस्क्रिप्ट में t लिख दिया। तो सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n seconds, सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n seconds, ये क्या हो जाएगा sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। बिल्कुल सेम काम करा हमने। हमने क्या करा इसमें कि t की जगह n डाल दिया बस, sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें मैं ये निकालना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली nth सेकंड में कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा। ठीक, अच्छा एक चीज ना आपको सबको ये लग रहा होगा कि बात तो जब यहाँ पर जब इस फॉर्मूले की बात करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्या है कि जब हम मोशन में स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम बार बार ना कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे मुड़ नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं मोशन में स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। जब मैं मोशन ना प्लेन की बात करूंगा यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की बात करूंगा, तब वहां पर हमारा इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम देखेंगे वहां पर, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो n सेकंड्स में इतना हमने ट्रैवल करा, देयरफॉर
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में क्या होगा, s nth इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। ठीक है, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर फिफ्थ सेकंड में निकालूंगा तो s5 माइनस s4 हो जाएगा, इसी तरह से अगर nth सेकंड में निकालूंगा तो sn माइनस sn माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या करना होगा मुझे, कि जब मैं s nth निकालूंगा तो s nth इज इक्वल टू एस nth निकालेंगे तो ये हो जाएगा sn माइनस sn माइनस 1। तो sn की वैल्यू लिखिए, sn क्या है, un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये तो sn हो गया। जब sn माइनस 1 की बात करेंगे तो इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां पर n है वहां वहां पर n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो माइनस ये क्या था, जब s n था तो ये था un, जब s n माइनस 1 है तो ये हो जाएगा u इंटू n माइनस 1 प्लस ये था हाफ an स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करिए जी, un प्लस हाफ an स्क्वायर एक ब्रैकेट में un प्लस हाफ an स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया, और नीचे रिफ्लेक्शन पड़ेगा, एक मिनट रुको जरा। तो un प्लस हाफ an स्क्वायर हो गया, और माइनस इसको एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा un, u इंटू n un हो गया, u इंटू माइनस 1 हो गया माइनस u, प्लस हाफ ये एज इट इज, और n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस का u, फिर ये हो गया प्लस का हाफ an स्क्वायर विद अ माइनस साइन, तो माइनस का हाफ an स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हाफ a इंटू 1 यानी कि हाफ a हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस हाफ a हो गया। ठीक है, और इसके बाद में फिर ये है हाफ a इंटू माइनस 2n, और बाहर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए प्लस का un माइनस का un प्लस का हाफ an स्क्वायर माइनस का हाफ an स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो गया। तो मैं s nth कैलकुलेट कर रहा था, तो s nth हमारे पास क्या आएगा, ये तीन टर्म्स तो खत्म हो गई, यहाँ बचा u, तो u लिखिएगा, और ये भी कैंसिल, ये बचा माइनस हाफ a, और ये बचा प्लस का an, प्लस का an। तो s nth ये है ना हमारा, a अपॉन 2 कॉमन ले रखा है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं a अपॉन 2 कॉमन लूं तो कुल मिलाकर ये है कि इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा।
u माइनस ये जो है 1/2 इंटू ए, तो इसको मैं बोल दूंगा a/2 प्लस जैसे ये an है तो इसमें आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 2an और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। ऐसा मैंने क्यों करा, ताकि मुझे एलसीएम ना लेना पड़े, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। पता दिखाई तो देगा सबको? यस सर। है ना? अब मैं क्या करूंगा, एस एन इज इक्वल टू a/2 यहाँ पर भी है और a/2 इसमें भी है, तो प्लस का a/2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस का लिया ना कॉमन, तो ब्रैकेट में a/2 ले लिया तो 2n प्लस का 2n, तो यहाँ a/2 कॉमन लिया तो क्या बचा -1, तो a/2 ब्रैकेट में 2n -1, ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड। बताइए जी, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे ना 3 तरीके से पूछी जाती है। एक तो ये बोलते हैं कि डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कन्वेंशनल मेथड्स, तो ये तो कन्वेंशनल मेथड थे। दूसरा पूछा जाता है बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड अभी करवाऊंगा, और तीसरा पूछा जाता है बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये तीनों मेथड्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन में हमारे यहाँ जो कैटेगरी होती है ना, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें कैटेगरी कर बना रखी है क्वेश्चंस की, कि यहाँ पर 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1 नंबर के, एक 3 नंबर के और एक 5 नंबर के। ठीक, तो साइंस में और 11th और 12th की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनमें यही कैटेगरी बना रखी है कि 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। तो ये 5 नंबर की कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये बोला जाता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कन्वेंशनल मेथड से डिराइव करिए, 1 नंबर। फिर सेकंड पार्ट होगा बाय कैलकुलस मेथड, 2 नंबर। फिर थर्ड पार्ट होगा बाय ग्राफिकल मेथड, अगेन 2 नंबर। तो ये टोटल क्वेश्चन कम से कम आपका 10 से 15 मिनट में होता है ये क्वेश्चन सॉल्व, और टोटल 5 नंबर का आता है। तो जैसे मान लो हमने अभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा कन्वेंशनल मेथड से, अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे बाय कैलकुलस मेथड। और कैलकुलस मेथड आपको समझ में आएगा कि वो जो हमने अभी तक करा है ना, कन्वेंशनल मेथड जो हमने कल डिराइव करा था, वो उससे आसान पड़ेगा आपको। चलिए मैं इधर मिटाकर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस चैप्टर के मैं पूरे आपको नोट्स आज भेज दूंगा, अभी क्लास के बाद। इस चैप्टर के सारे ना मैंने एक ही जगह कंपाइल कर रखे हैं, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के नोट्स। टोटल 36 या 37 पेजेस है, उसमें न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हुए हैं और नीचे आंसर लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व नहीं कर रखे हैं नोट्स में, तो वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन लेकर चलेंगे। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, अब क्योंकि मैं कैलकुलस मेथड देकर चल रहा हूँ, तो हम ये जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वो तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई एक्सेलरेशन की, लेकिन कैलकुलस की टर्म्स में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा डीवी अपॉन डीटी। ये होता है
डीवी का मतलब क्या है? डीवी का मतलब ही चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो जब स्मॉल चेंज होता है तो उसको डीवी बोल देते हैं। तो डीवी अपॉन डीटी, और आप ये जानते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि मैं वी को, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको, ये जो dt है इसको इधर ले आओ, तो a मल्टीप्लाई बाई dt इज इक्वल टू dv, पलट कर लिख दो, dv इधर और a dt इधर, और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब हम यहाँ पर कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जब हमारा मोशन स्टार्ट हुआ, जब मोशन स्टार्ट होता है तो मैं टाइम को ना t इज इक्वल टू 0 सेकंड लेता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, जब टाइम बिल्कुल जीरो था इनिशियली। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड का मतलब क्या है कि मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो इनिशियल कंडीशन यानी कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर मेरी जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ कि वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम बोल देंगे u। फिर मैं कहूंगा कि चलिए जनरलाइज एक्सप्रेशन डिराइव करना है ना, तो t को t ही ले लेंगे। एट t इज इक्वल टू t सेकंड्स, यानी कि t सेकंड्स के बाद, t सेकंड्स क्या हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो t एट t इज इक्वल टू t सेकंड्स, अब जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया स्मॉल v, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स। ये इसको करने का तरीका है, इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dv है, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा और लिखूंगा dv इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर a dt, a dt, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया dv के आगे, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जब मैं लिमिट्स लिखता हूँ तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू और फिर लिखता हूँ फाइनल वैल्यू। तो dv का मतलब क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है। तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू क्या है u, और फाइनल वैल्यू क्या है v। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इनिशियल वैल्यू u और फाइनल वैल्यू v। सिमिलरली यहाँ पर a dt लिखा हुआ है, तो dt का मतलब क्या है कि टाइम को इंटीग्रेट करना है। तो टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू t। तो नीचे लिखूंगा टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू t, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ लास्ट में कर रहा हूँ इस चीज को, अब देखिएगा कि जैसे कि वेलोसिटी है, हमने ये देखा था कि जब हम इंटीग्रेट करते थे ना, इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए मैं dx का कर रहा हूँ तो ये हो जाता था x, इंटीग्रेशन मान लीजिए मैं x इंटू डी एक्स का कर रहा हूँ, तो ये x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1। इसका फॉर्मूला क्या होता था, जब इंटीग्रेशन करते थे हम x की पावर n इंटू डी एक्स का, तो इसका फॉर्मूला होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता था फॉर्मूला। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि dx लिखा हुआ है, सिर्फ dx लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलता था, x की पावर 0 इंटू डी एक्स। भाई x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, एनीथिंग टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 इंटू डी एक्स मतलब ये dx ही रहा, है ना। तो x की पावर 0, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये हो गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन 1 मतलब x आ गया।
इसी तरह से जब x की पावर 1 dx, जब इसको करेंगे तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये क्या हो गया x² अपॉन 2। बताइए बेटा, याद है ना ये सबको? इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला सभी को याद है ना? यस सर। बताओ ध्रुव, कनिष्का, ईशान, मिलन, यस सर। याद है ना? तो इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि ये तो जब dx था, जब इंटीग्रेशन सिर्फ dx का था तो रिजल्ट क्या आया x। इसी तरह से जब इंटीग्रल dv का है तो रिजल्ट क्या आएगा v। भाई जब dx का इंटीग्रल था तो x आ गया, तो जब dv का करेंगे तो v आ जाएगा। वैल्यू बस ये वेरिएबल ही तो चेंज होना है, तो dv का इंटीग्रल क्या हो जाएगा v, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर फिर मैं लोअर लिमिट लिखता हूँ और अपर लिमिट लिखता हूँ, तो लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इज इक्वल टू, जब भी मैं टाइम की बात करता हूँ तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा बाहर, तो इसको ऐसे लिखेंगे a इंटीग्रेशन 0 से t और dt, ये हो गया। जब ये वैल्यूज आ जाती हैं तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, चलिए अभी बताता हूँ। इसको एक बार ऐसे लिख लो दोबारा से, सेम स्टेप, u से v और इज इक्वल टू, जरा इसको करते हैं। अब आप ये देखिए, जब इंटीग्रेशन dx का था तो रिजल्ट क्या था x, तो जब इंटीग्रल dt का है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा t। तो a को एज इट इज छोड़िए, ये तो बाहर है, कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रल हो गया t, और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है t। अब जरा देखिएगा, अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये v है, इस v में पहले ये फाइनल वैल्यू डालेंगे, फिर ये जो इनिशियल वैल्यू है यानी कि पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे और बीच में लगा देते हैं माइनस का साइन। ये इंटीग्रेट करने का तरीका होता है बेटा, पहले v को, पहले इस v की जगह ये वैल्यू डाल दी, अपर लिमिट डाल दी v माइनस, फिर लोअर लिमिट डाल दी, तो v माइनस u इज इक्वल टू, a इज अ कांस्टेंट, ये तो ऐसे था। अब t की जगह पहले, इस t की जगह जो अंदर t है इसकी जगह ये t डाल दी अपर लिमिट, और माइनस फिर t की जगह लोअर लिमिट डाल दी यानी कि 0। ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू 80, माइनस u को इस तरफ ले जाइए तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद में अब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करूंगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या, तो याद रखिएगा जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमें हमें ना स्टेप्स याद करके चलने होते हैं। जब भी हम कोई डेरिवेशन करेंगे तो हमें स्टेप्स याद करके चलने होते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। तो डेरिवेशन में कई बार क्या होता है, हमें यही नहीं समझ में आता कि हमें स्टार्ट कहाँ करना है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना होता है उसका। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था फर्स्ट इक्वेशन का, कि मैं a इज इक्वल टू dv बाई dt ये लेकर चलूंगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये लिमिट्स डिफाइन करेंगे, और तब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से जब मैं सेकंड इक्वेशन करूंगा तब मैं क्या लेकर चलता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन में हम बोलेंगे we know that velocity is defined as v is equal to ds upon dt। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है ds अपॉन dt। s का मतलब s तो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और t होता है टाइम। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ds, और छोटा टाइम कितना हो गया dt, तो v इज इक्वल टू ds बाई dt। ये डेफिनेशन होती है एज पर कैलकुलस, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ds बाई dt। तो हम वेलोसिटी के इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, फिर वही काम करना है जो मैंने यहाँ पर करा था। जैसे dt था इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी dt को इसको मल्टीप्लाई करो, तो v dt इधर रह गया ds, और ds को इधर लिख लो, v dt को इधर लिख लो।
ds इज इक्वल टू v dt, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ये मिटा रहा हूं मैं इस तरफ, बल्कि इसको हटाओ भी, ds इज इक्वल टू v dt आ गया। अब v जो वैल्यू है, v की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव कर चुका हूं u प्लस 80। तो यहां हम लिखेंगे ds इज इक्वल टू v की जगह लिख देंगे u प्लस 80 इंटू dt, और रीजन में यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ds is equal to u plus 80 into dt from first equation, ये है। अब जरा देखिएगा, ये करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पर ये कंडीशंस डिफाइन करी थी, ऐसे ही यहाँ भी मैं कंडीशंस डिफाइन करूंगा। हम सबसे पहले बोलेंगे एट t is equal to 0 सेकंड। जब हमारा बिल्कुल शुरुआत की बात करें, इनिशियल वैल्यू की बात करें, तो t is equal to 0 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी ली थी यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर देखो एक तो dt दिखाई दे रहा है, तो एक तो टाइम की वैल्यू लूंगा और एक ds दिखाई दे रहा है, एक में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लूंगा। तो हम ये कहते हैं कि जब बॉडी का मोशन ही स्टार्ट नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो जब इनिशियली टाइम t is equal to 0 सेकंड, यानी कि भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डिस्टेंस है वो 0 रहेगा। तो मैं ये कहूंगा एट t is equal to 0 सेकंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब s, ये भी 0 हो जाएगा एट t is equal to t सेकंड, मतलब t सेकंड्स के बाद फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको भी, क्योंकि मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं तो मैं कोई वैल्यू नहीं दे सकता, तो s को हम s ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई और ये फाइनल वैल्यू हो गई, यानी कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये ऊपर वाली हो गई मेरी लोअर लिमिट और नीचे वाली मेरी हो गई अपर लिमिट। अब हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब कहेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 within these limits, ठीक है, इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन ds is equal to integration u plus 80 dt। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ ds है, यानी कि अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट मुझे कौन सी लेनी है, डिस्प्लेसमेंट वाली लेनी है, s वाली। तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है s, 0 और s। यहाँ पर है dt, मतलब मैं टाइम को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो टाइम की लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t, 0 और t। अब देखिएगा जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है तो dx का इंटीग्रेशन सीधा सीधा x आ जाता है, ऐसे ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधा सीधा s आ जाएगा। तो यहाँ पर s आ गया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। अब मैं क्या करूंगा, ये u अलग है और 80 अलग है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t 80 dt। भाई मैंने एक्सपैंड करके अलग अलग कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक। u dt u into dt इसका इंटीग्रेशन अलग, 80 into dt इसका इंटीग्रेशन अलग, और बीच में तो प्लस का साइन था तो प्लस का साइन आ गया, ऐसे ही होता है इंटीग्रेशन। अब जब देखिएगा तो यहाँ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो s की जगह पहले डालूंगा अपर लिमिट माइनस, फिर s की जगह डालूंगा लोअर लिमिट, तो ये हो गया s माइनस 0 इज इक्वल टू, अब जैसे u है तो u इज अ कांस्टेंट, u को बाहर निकाल लो, u इंटीग्रेशन 0 से t dt,
फिर a को बाहर निकाल दो, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये जो t है ये वेरिएबल है, तो t तो यहीं पर रहेगा, लेकिन उसके अलावा t के अलावा वाली कोई भी टर्म होगी वो बाहर आ जाएगी एज अ कांस्टेंट। तो ये हो गया a इंटीग्रेशन 0 से t और t dt। s माइनस 0 का मतलब ये हो गया s, ये हो गया u। dt को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वही बात है, जब dx को इंटीग्रेट करते थे तो x आ जाता था, तो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये t हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, तो 0 से t प्लस ये a है। इसी तरीके से जब ये t dt है तो t की पावर 1 dt, तो जब x dx होता था तो x की पावर 1 इंटू डी एक्स, यानी कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होता था, x स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही जब t dt है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है ना, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, s इज इक्वल टू, अब t की जगह पहले तो t डालो, फिर t की जगह डालो 0 और बीच में लगा देना माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a। अब t की जगह पहले तो t डालो तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, भाई t की जगह t ही डाल दिया तो t का स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, माइनस अब t की जगह 0 डाल दो तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस ये 0 तो खत्म हो गया, a t स्क्वायर बाई 2 ये बचा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आ गया। बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं, ध्रुव समझ गए? Yes, sir. कनिष्का बताओ। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन के बाद में थर्ड इक्वेशन देखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में देखिए किस तरह से करना है। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में शुरुआत में ही मैं फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन लेकर चला, सेकंड इक्वेशन में मैं शुरुआत में वेलोसिटी लेकर चला, थर्ड इक्वेशन में भी शुरुआत में मुझे ये लेकर चलना है एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन में मैं कुछ मामूली से चेंजेस करूंगा, वो देखिएगा कैसे होगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको मिटाकर, यहाँ लिखते हैं जरा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, अच्छा, तो जैसे हम यहाँ पर हमने वेलोसिटी को डिफाइन करा, अब एक्सेलरेशन को करेंगे। यू नो दैट acceleration is defined as a is equal to dv upon dt। acceleration is defined as a is equal to dv upon dt, ये है। तो जब a is equal to dv upon dt हो गया, तो यहां से अब आपको एक काम करना है, ये जो dv upon dt है इन दोनों को आप अलग अलग कर दो। आप ऐसे करो, a is equal to dv upon ds multiplied by ds अपॉन dt। ये बताइए, ये समझ में आ गया सबको? मैंने क्या करा कि dv जो है इसको अलग करके ds से डिवाइड कर दिया, dt को अलग करके इसमें ऊपर ds मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो ds से ds कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली dv अपॉन dt ही बचेगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ये चीज क्लियर है ना? तो अब आप देखिएगा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि ये जो ds अपॉन dt है इनको अलग करने का एक रीजन है कि ds अपॉन dt को मैं बोल सकता हूँ v होता है ये। तो हम यहाँ पर कहेंगे implies that
A is equal to dv upon ds मल्टीप्लाइड बाय v। अब ये जो ds है इसको इधर ले जाओ, a ds is equal to v into dv, तो v dv is equal to a ds, v dv is equal to a ds। तो देखिएगा कि हमने कुछ इनिशियल वैल्यू और कुछ फाइनल वैल्यू जैसी अब तक ली है उसी हिसाब से हम देखेंगे। ये जो मेरे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3, और हम ये कहेंगे एट t is equal to 0 सेकंड, जब टाइम 0 था तो जो वेलोसिटी थी वेलोसिटी थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, और जो डिस्प्लेसमेंट था जो s था वो था 0। इसी तरीके से जब टाइम हो गया 3 सेकंड्स तो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी हो गई v, और जो डिस्प्लेसमेंट है s ये हो गया s, डिस्प्लेसमेंट s ही हो गया। ठीक है, हम ये चीज देखकर चले हैं। मैंने ये वाली कंडीशन t is equal to 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u और t is equal to t पर फाइनल वेलोसिटी v, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ में लिया था। मैंने टाइम t is equal to 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम t is equal to t पर डिस्प्लेसमेंट s, ये मैंने सेकंड इक्वेशन में लिया था। तो सेम लिमिट्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब आप देखिएगा कि मुझे यहाँ पर किससे मतलब है, एक तो dv, एक तो dv यानी कि जब इंटीग्रेट करूंगा तो v के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक तो वेलोसिटी यानी कि v की मुझे इनिशियल और फाइनल वैल्यू चाहिए होगी, और एक ds यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल और फाइनल वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद इन दीज लिमिट्स। ये जो मैंने लिमिट्स डिफाइन करी हैं इन लिमिट्स में मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ मिटाकर इधर कर रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन these limits, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन these limits। तो इंटीग्रेट जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dv यानी कि वेलोसिटी की लिमिट्स क्या है, इनिशियल लोअर लिमिट्स u और अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू क्या है a ds, ds की s की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, 0 और s। अब आप देखिए कि यहाँ से v को तो अलग नहीं निकाला जा सकता, ये तो v dv है, तो ये तो इंटीग्रेट होकर मानेगा, और यहाँ पर ये ds है तो इसमें s वाली कोई टर्म होती तो उसको यहाँ रखते, लेकिन एक्सेलरेशन है a वाली टर्म है तो s तो नहीं आ रहा ना इसमें, तो a को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे। और जैसे ये v है v dv, तो v की पावर 1 हो गया, तो जैसे x dx होता है तो उसको क्या बोलते हैं, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। v dv का मतलब v की पावर 1 है तो v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये हो जाएगा v² अपॉन 2। लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v है, इज इक्वल टू यहाँ पर a कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 0 से s और ds। अब v की जगह ये जो v है मैंने v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था ना, तो v की जगह पहले डालेंगे अपर लिमिट यानी कि v डालेंगे, पहले v की जगह v डाला, ये आ गया v² अपॉन 2 माइनस, अब v की जगह u डालोगे तो क्या आ जाएगा u² अपॉन 2 इज इक्वल टू ये a है। जब सिंपली dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, जब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाएगा सिर्फ, तो ये हो गया s, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, 0 से s, दोनों में एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो गया v² - u² अपॉन 2
इज इक्वल टू ये a, अब s की जगह पहले अपर लिमिट डालो, ये हो गया s, फिर लोअर लिमिट डालो तो माइनस 0, s की जगह 0 डालो, प्लस माइनस 0, ये हो गया, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as। अब 2 को इधर ले जाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, माइनस u स्क्वायर को इधर ले जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। बताइए जी, समझ में आ गया इतना? Yes. क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये तीन इक्वेशन हो गई कैलकुलस मेथड से। अब जो चौथी इक्वेशन है वो आपकी नेक्स्ट बैकअप क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, और इसके जो नोट्स हैं वो सारे एक शॉट में मैं आपको भेज रहा हूँ, मतलब मैं थोड़े थोड़े करके नहीं भेज रहा हूँ। तो इस चैप्टर के मैं एक शॉट में आपको नोट्स भेज रहा हूँ। अगली बैकअप क्लास से पहले सब बच्चे ये इंश्योर कर लेना कि इनके जो नोट्स हैं 36 या 37 पेजेस के हैं, उन सबके प्रिंट आउट निकाल के रखना आप। ठीक है, जो ये वाला चैप्टर है और इसके जो अगले वाला चैप्टर है, मैं दोनों चैप्टर के सारे नोट्स आपको अभी भेज रहा हूँ अगले 10 मिनट में। ठीक, तो उनके प्रिंट आउट निकाल कर और एक फाइल में लगाकर आप लोग तैयार रखना, क्योंकि इनमें मेरे को न्यूमेरिकल्स काफी करने हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके पास नोटेड हैं, नोट्स में वो न्यूमेरिकल नोटेड हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन मैं करके दिखा दूंगा यहाँ पर, प्रिंट आउट जरूर सभी बच्चे निकालना। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके।